Hello class 9, how are you doing? I hope my all students are doing so well. They are revising each and every content which is provided by me. Fine. So, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन एंड न्यूटन अंकल, जिनके बारे में हमने डिस्कशन पहले ही किया है और आज जो है हम उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में जाना था बच्चों कि न्यूटन अंकल ने हमको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, एक ऐसा फोर्स जिसके कारण हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण नदियाँ, समुद्र, ठीक है, में पानी जो है ना वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही बना रहता है, जिसके कारण हम लोग अर्थ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो Why these things are possible? ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में, इट इज नेवर रिपल्सिव एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है इस पूरे यूनिवर्स में, जैसा कि न्यूटन अंकल ने बताया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करने के लिए हम अगर न्यूटन के 3 लॉज की हेल्प लें तो देखो उससे हम कैसे समझ पाते हैं। जैसा कि बच्चों न्यूटन सर ने हमें बताया था अपने पहले लॉ में, जो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है उसमें उन्होंने पहले लॉ में हमसे क्या डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था न्यूटन का जो पहला लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है सो वो मोशन में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ध्यान से सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसीलिए तो हम लोग अर्थ पर बने हैं, इसीलिए तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकती हूँ तो वो नीचे आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये सारी की सारी चीजें फ्लोट करती रही, हम अर्थ पर ना टिके हों, हम भी फ्लोट करें। फाइन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके कारण ही हम सभी लोग चल पा रहे हैं, मोशन कर पा रहे हैं, ठीक है, चीजें अपनी जगह पर बनी हुई हैं। अगर हम न्यूटन के 3rd लॉ की बात करें जो कि कहलाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाती है। फाइन, तो अगर हम प्रूफ करना चाहें कि भाई मैं एक बॉडी हूं और अर्थ दूसरी बॉडी है, तो जितना फोर्स मैं अर्थ पर लगा रही हूं उतना ही फोर्स अर्थ मुझ पर भी लगा रही होगी। फाइन, ये चीज आपको समझ में आई? भाई मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। जैसे एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, अगर पहली बॉडी दूसरे पर फोर्स लगा रही है, मान लिया ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, मान लिया पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है F12 और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है F21, तो ये दोनों बॉडी क्या होंगी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगी। सो दिस इज न्यूटन्स 3rd लॉ। ये न्यूटन का 3rd लॉ है बच्चों। न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट तो आपको याद होगा क्योंकि आपने टर्म 1 में पढ़ा है ना। न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। जो फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही है वो फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई मैं अगर अर्थ पे खड़ी हूं और मैम कह रही है कि भाई अर्थ पे आप जितना फोर्स लगा रहे हो अर्थ भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो भाई इसके हिसाब से तो मुझे, अगर मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ को भी मेरी तरफ खींचा आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ से हम इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी की सारी बॉडीज अर्थ पर बनी हुई हैं जबकि अर्थ जो है वो बॉडी की तरफ उतना अमाउंट में
जो है अट्रैक्ट नहीं होती। बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो, हम लोग उस पर आते हैं। जैसे मैंने माना ये कोई बॉडी है, ये अर्थ है, ठीक है, ये कोई और बॉडी है। मान लिया अर्थ का जो मास है वो मैंने मान लिया m1 है। मैंने माना इस बॉडी का जो मास है वो क्या है m2। अब देखो, अब ये माना ये जो बॉडी है ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। मान लिया अर्थ जो है इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है वो है F1, ठीक है। माना ये अर्थ जो है इस बॉडी पे फोर्स लगाती है, मान लिया वो फोर्स क्या है F2। अब देखो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि भाई F1 जो है इस केस में बराबर होगा F2 के, ठीक है। नाउ मान लिया कि इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स m2 पर जो लग रहा है m1 के कारण, उसके कारण मान लिया इसमें एक्सेलरेशन होता है a1। सेम वे मैंने माना कि m2 जो है वो m1 जो है वो m2 की तरफ एक्सेलरेट करती है a2 से, तो F1 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा m1 a1 के बराबर। F2 किसके बराबर होगा बच्चों m2 a2 के बराबर, ठीक है। तो देखो यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। यहां से आप क्या देखते हो कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। देखो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। फाइन, यहां से आपको ये पता लगा कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना कम होगा, जिस बॉडी का मास जितना कम होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। जिसके कारण मैं, क्योंकि मेरा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए मैं अर्थ की तरफ बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो पाऊंगी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा प्लैनेट है, अर्थ बहुत ह्यूज प्लैनेट है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन मेरी तरफ बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों आपस में सेम फोर्स लगा रहे हैं। फाइन, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो वी कैन से कि मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ह्यूज मास उतना कम एक्सेलरेशन, जितना लेस मास उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो इसी वजह से ह्यूज बॉडीज हमारी तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं, बट दे कैन नॉट एक्सेलरेट, दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ attraction, less force of acceleration, less acceleration they have, you can say, ठीक है। तो आई होप दिस कंटेंट इज क्लियर, दिस प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ, यू डू नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमारे सिलेबस का आप कह सकते हो, अगर आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इस चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने रिलेट कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप कर पाओगे, उसका आप जवाब दे पाओगे। नाउ अब एक चीज़ है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने माना कि ये अर्थ है और मैंने माना ये कोई बहुत छोटी सी बॉडी है। अर्थ को हम लोग बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन में हम सिर्फ छोटी छोटी बॉडीज़ के बारे में ही हमेशा बात नहीं करते, हम बहुत बड़ी बॉडीज़ को भी कंसीडर करते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो अर्थ है ना, उसके चारों तो बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। हाउ आर दे मूविंग कंटिन्यूसली इन वन ऑर्बिट अराउंड अर्थ? How our Earth and other planets are moving around Sun? क्या आप जानते हो इसके पीछे क्या रीजन है बच्चों? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
हमारी अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती। इवन जितनी बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है ना यूनिवर्स में, वो सारी की सारी बॉडीज का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण उनके सैटेलाइट्स उनके चारों तरफ मूव करते हैं। अगर सन है तो उसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं। साइंस है इसके पीछे। तो देखो ऐसा पॉसिबल क्यों होता है कि भाई मैं मान लूं अगर ये सन है और मैं मान लूं ये अर्थ है, तो भाई अर्थ इसके चारों तरफ इस पाथ में घूम रही है। फाइन, क्या होता है कि जो सन है जो प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको घूमने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है बच्चों, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पर उस सर्कल के सेंटर की तरफ, जस्ट उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब बैलेंस हो जाता है तब बॉडी अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में फ्री होके चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो। फाइन, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, आई होप अगर कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ना तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ को जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए भाई? चलो, अब हम लोग थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सबसे पहले पता होना चाहिए शो किससे करते हैं, किस लेटर से शो करते हैं? बोलो, किस लेटर से शो करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को? पता है? चलो, नहीं पता है और पता है तभी इसको जी से शो करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, हमें भाई क्या तो छोटी क्लास की तरह ABCD की सीखनी है। A कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, सबका मीनिंग सेम है? नहीं, ये फिजिक्स है और फिजिक्स में स्मॉल g मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन and capital G universal constant of gravitation and small g is what? Acceleration due to gravity. You can also say gravitational acceleration. ठीक है? Now this gravitational acceleration जो है ये क्या चीज है भाई? क्या है ये? चलो समझते हैं। जैसे माना ये कोई बॉडी है, ये अर्थ की तरफ फॉल कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है? उसको लगातार अपनी तरफ को खींच रही है। बॉडी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगातार नीचे आ रही है। अब आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। भाई F इक्वल टू होता क्या है? G(m1 m2 अपॉन r²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे 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 अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब अगर फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो भी क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। अब भाई उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो पहले वो धीरे धीरे गिरेगा। अगर वो बहुत दूर है तो वो धीरे धीरे गिरेगा। जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम शो करते हैं स्मॉल g से। I hope this point is clear to you. Okay. Now हमने मान लिया कि अर्थ है, अर्थ पर हमने मान लिया
सबसे पहले हमने ये मान लिया कि भाई ये बॉडी कहीं और नहीं है, ये बॉडी यहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर ही रखी हुई है। मान लिया इस बॉडी का मास है स्मॉल m, मान लिया अर्थ का मास है कैपिटल M। फाइन, कुछ भी मान सकते हो, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको m1 m2 मानना है तो आप वो भी मान सकते हो। मान लिया मैंने माना कि अर्थ का मास है कैपिटल M और मैंने माना कि छोटी सी जो बॉडी है उसका मास है स्मॉल m। फाइन, अब भाई अर्थ इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है, पर मान लिया कि भाई अर्थ के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो है r, और r क्या हुई, रेडियस हुई, क्योंकि भाई सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस ले रहे तो वो रेडियस हुई। अब अर्थ जो है वो ग्रेविटी कहाँ लगा रही है, नीचे की तरफ, तो मान लिया इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो क्या है, स्मॉल g। तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगी बॉडी पर नीचे की तरफ, वो होगा F इक्वल टू mg। F इक्वल टू mg होगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो मान लिया ये इक्वेशन हो गई 1। सेम फोर्स न्यूटन के अगर ग्रेविटेशनल लॉ से मैं डिफाइन करूं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने m1 ले लिया है कैपिटल M, मैंने m2 ले लिया है स्मॉल m, और मैंने उनके बीच की डिस्टेंस ले लिया है कैपिटल R। तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही फोर्स की वैल्यूज हैं, तो यानी कि अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयरिंग किया मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कंपेयर करूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, विल आई गेट दिस mg इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर। फाइन, मैं ये m से ये वाला m कैंसिल कर सकती हूँ, यानी कि मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली है g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये बराबर होता है कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जिस बॉडी की तरफ हम उसका ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, हमें उसी बॉडी का मास लगाना है और उसी बॉडी की हमें डिस्टेंस लेनी है, मतलब दूसरी बॉडी की और पहली बॉडी के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमें इंडिकेट क्या करता है भाई, यहाँ से जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो अगर r बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, अगर r कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब समझ लो, इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब है एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। इसका मतलब अगर r बढ़ेगी तो g घटेगी और r अगर घटेगी तो g बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग अर्थ पर जो है, अब ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो फटाफट से इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाती हूँ, फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर जो है इस चीज को अगर हम प्रूफ करना चाहेंगे भाई g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और इस वजह से होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें पॉसिबल हो रही हैं, क्या क्या फिनोमिना देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देखो हम देख लेते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो कुछ इस तरीके से है, फाइन, कुछ इस तरीके से है हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ पर ये जो लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये कहलाती है इक्वेटर, और हमारी अर्थ पे ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है पोल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये वाली रेडियस की, तो ये रेडियस अगर मैं r1 लूं और ये वाली रेडियस अगर मैं r2 लूं, तो जाहिर सी बात है बच्चों r1 इज ग्रेटर देन r2। फाइन,
तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि g जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर r1 की वैल्यू r2 से ज्यादा है, अगर r1 की वैल्यू r2 से ज्यादा है तो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल्स पर ज्यादा होगा? सोचो भाई, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, अगर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, ठीक है। अगर पोल्स की रेडियस क्या है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो पोल्स पे रेडियस क्या है, कम है, पोल्स पर रेडियस क्या है, कम है, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर आप उसको पहले इक्वेटर पे ले जा रहे हो, दूसरी बार पोल पर ले जा रहे हो, तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि अगर आप उसको इक्वेटर पे ले जाओगे तो वही चीज़ थोड़ा सा उसके वेट में कमी आ जाएगी, और अगर आप उसको पोल पर ले जाओगे ना तो उसका जो वेट होगा ना वो हल्का सा स्लाइड वेरी करेगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। There is nothing which is responsible, only gravitational acceleration is responsible, क्योंकि अर्थ जो है वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ा देती है पोल पर, और इक्वेटर पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम प्रूव करते हैं कि भाई अगर कोई बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पर है तो उस पर अर्थ जो है वो कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाती है। ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, क्या वैल्यू रखने वाले हो। अगर किसी ने कोई न्यूमेरिकल दे दिया तो वैल्यू रखोगे क्या, है ना, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। चलो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं भैया। अर्थ बना ली, अर्थ बना ली, अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। सबको याद है, बच्चों को याद है, प्यारे प्यारे बच्चों को याद है, क्योंकि पढ़ाया था मैडम ने, है ना, मैम ने पढ़ाया था। चलो अब मैंने मान लिया एक बॉडी है भाई, मान लिया ये बॉडी क्या है, 1 किलो की है, 1 किलो की बॉडी रख दी। अब ये जो अर्थ है ना इसकी भाई रेडियस लेनी है, रेडियस। अब रेडियस कितनी होती है, वैसे तो होती है 6370 किलोमीटर, चलो 6370 ही लेते हैं, और कहीं कहीं पे हम क्या लेते हैं इसको, वी टेक इट 6400, राउंड ऑफ में अगर हम लेना 6370 को तो राउंड ऑफ में वो बन जाता है 6400 किलोमीटर। और इसका कारण सिर्फ यही है कि उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, नो मोर बेनिफिट अदर देन दैट, ठीक है। फिजिक्स में ना इतना एस्टिमेट चलता रहता है। चलो अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, हाँ मुझे निकालना है g। अब भाई मुझे g का फॉर्मूला पता है, gm/r²। मुझे ये फॉर्मूला पता है g का, जो कि मैंने अभी अभी ड्राइव किया है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है, g = gm/r²। अब मुझे निकालना है g, तो कैपिटल G की वैल्यू जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नाउ मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम, किलोग्राम मैंने लिख रही हूँ यहाँ पर, और R की वैल्यू है 6370 किलोमीटर। किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो मैंने इसमें 30 और लगा दिए। इसके अलावा 6370 और मैंने 30 इसमें और लगा दिया। हाँ मैम कैसे करें, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई, कैसे करें, बहुत लेंदी हो गया। चलो फिर से करते हैं, कोशिश करते हैं भाई। ये पॉइंट हटा दो, 2 0 नीचे लगा दो, ठीक है। अच्छा आप देखो 667 और 6 को मैं एक साथ लिखूंगी, और बच्चों पहले पावर सॉल्व करेंगे। 24 में से 11 गया तो 13 बचा। इसी तरीके से 637 और 637 को एक साथ लिख दो फटाफट से, और 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सही है, चेक कर लेना। हाँ भाई, आई एम नॉट गॉड, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। चलो ओके नेक्स्ट भाई, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 7 जा होता है 42, और 6 6 जा 36, और 40 और 4 और 6 6 जा 36 और 40। नीचे ये देखो, इससे इसको मैं कैंसिल करूँगी तो पावर बचेगी 10⁻3। नीचे 637 को मुझे 637 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो भाई कर लेते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना है। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 एंड 25, 7 6 जा 42 एंड 44।
3 7 जा 21, 3 3 जा 9 into 11, 3 6 जा 18 and 19, 6 7 जा 42 and 4 carry, 6 3 जा 18, 18 and 4 22, 2 carry, 6 6 जा 36 and 38, 9 6 7 4 0 5 7 6 9, ये मुझे आंसर मिला है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ न्यूमैरेटर जो है वो छोटा है और इसमें 6 डिजिट्स है, इसमें सिर्फ 4 डिजिट्स है। तो बच्चों क्या करते हैं भैया, इनसे कहते हैं तू भी आके मिल जा हमसे। तो 4 0 0 2 and 3 0 मैंने लगा दिए और 4 0 5 7 6 9। अब मुझे डिवाइड भी करना है, देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए 4 0 5 7 6 9 को मुझे डिवाइड करना है 4 0 0 2 0 0। चलो 9 टाइम्स देखते हैं कितना आ रहा है। इतना आ रहा है भाई, मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 एंड 1 में से 1 गया 0 एंड 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3। इतना बचा, आंसर आया 9 पॉइंट। 0 लगाना पड़ेगा। ओके 0 लगाना पड़ेगा और 9 टाइम्स तो 36 आ रहा है, यहाँ पे 35 है, तो यानी कि कितनी बार जाएगा। 7 टाइम्स देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। तो 7 9 जा, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ मैं। कुछ गलती हो रही है। 4 0 5 7 6 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ओके इतना आया 2840 383। सो 10 में से 3 गया 7 0 4 एंड 0 एंड 10 में से 4 गया 6 एंड 14 में से 8 गया 6। नाउ लगभग वैल्यू जो मिल रही है 9.7 और अगर एक बार और काउंट करेंगे तो 660 कुछ तो गलती है भाई अभी भी मेरे डिवीज़न में। क्या गलती है? मैंने इसको जब 9 टाइम्स किया तो 405,769 को 9 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 3651,921। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 एंड 1 में से 1 गया 0 एंड 10 में से 5 गया 5 एंड 9 में से 6 गया 3। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जब मैंने 7 टाइम्स किया इसको, अगर मैं 8 टाइम्स करूँ, ठीक है, 405,769 को अगर मैं 8 टाइम्स करूँ तो आंसर आ रहा है 3246152। ओके, तो यानी कि ये जाएगा बच्चों 9.8 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रही है वैल्यू 3246152। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.8 जो हमें वैल्यू मिलेगी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फाइन, तो
कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें लेंदी क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन देख करके घबरा जाते हैं, हम लोग बीच में अटैम्प्ट करना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें लगे रहना है जब तक हमारा आंसर ना निकले। वी हैव टू डू इट। और जब एक बार अपनी मेहनत से आंसर लाओगे ना तो देखना कितनी खुशी होगी। चलो ओके, ये वैल्यू जो है, सोल्यूशन जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया। अगर मैं 6370 की जगह 6400 लेती तब भी शायद एस्टिमेटेड वैल्यू यही आती। ठीक है, ओके। सो एक चीज और हम लोग प्रूव करेंगे आज कि अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ से के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर फेंकते हैं, अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। क्या वो वैल्यू 9.8 ही रहती है या फिर कि वो वैल्यू चेंज होती है। सोचो क्या होता है, बोलो क्या होता है, नहीं पता। चलो हम प्रूव करते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ का सरफेस है और मैंने माना कि अर्थ की रेडियस है r, अर्थ की रेडियस मैंने r मान ली, और मैंने माना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, इसका मास अगर m है तो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, वो माना अर्थ से h ऊंचाई पर है। ठीक है, मान लिया वो अर्थ से h ऊंचाई पर है। अब बच्चों जैसा कि अभी हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया कि भाई अर्थ के सरफेस पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉल g होती है। तो अर्थ के सरफेस पर जो वैल्यू होगी g, वो क्या होगी, gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, भाई ऊपर ले गए, कितना हाइट ऊपर ले गए, h हाइट हम ऊपर ले गए ऑब्जेक्ट को, तो भाई g की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने मान लिया वो g की वैल्यू जो चेंज हुई है वो g डैश हो गई, लेकिन g तो कभी भी नहीं बदलता और कैपिटल M भी कभी नहीं बदलता। मास ऑफ अर्थ जो है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन ये जो r है, जो रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी, r में h क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगी r प्लस h का स्क्वायर। फाइन, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने मान लिया ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैंने क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा g डैश अपॉन g, मुझे मिलेगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर। राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया। नाउ gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन gm। ठीक है, तो gm एंड gm हो गया कैंसिल। अब क्या मिलता है, g डैश अपॉन g इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट g डैश इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन, मैंने यहाँ से r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। भाई मुझे r यहाँ से अगर कॉमन लेना है तो मुझे r की मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी पड़ेगी h में, जिसकी वजह से r डिवीजन में आ जाएगा। r स्क्वायर एंड r स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो g डैश जो है वो हो गया g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ आपको जो कि समझनी है वो ये है कि अगर
जी की कुछ भी वैल्यू है, भाई जी की वैल्यू 9.8 है। अगर ये 1 प्लस एच अपॉन आर, भाई कितनी भी हाइट पे ले जाओ इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, एच अपॉन आर की कुछ तो वैल्यू होगी जो कि 1 में जुड़ करके 1 से बड़ी हो जाएगी। और अगर हम जी की वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, भाई न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो जी डैश की वैल्यू होगी वो जी की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करने के लिए मिलता है कि अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। बट जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको आज की वीडियो में बताई, तो इतना आप आज रिवाइज करो। अगली बार में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि भाई जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तब जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, हाउ दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि भाई अर्थ के सेंटर पे अगर आप जाओगे तो जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। बट बच्चों उससे पहले आपको ये कंटेंट जो आज मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। हर रोज़ जो है आपको रेगुलर टाइम के लिए बैठना है, पढ़ाई के लिए ज़रूर बैठना है। और एक चीज़ और जो कि लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर अच्छा लग रहा है एंड यू आर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स, so what you have to do, you have to like, subscribe, comment and share, and one more thing, you have to also press the bell icon ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।